हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस। तो हम लोग यहाँ पर अपना आज चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का, द पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। हम लोग ट्राई करेंगे अपने इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करने की और जो पोर्शन इस चैप्टर का बचा हुआ है उसे कवर करने की। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हमने कंट्रोवर्सीज का ओवरव्यू पहले भी ले लिया था। ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और प्लान जो प्लानिंग पूरी होनी थी उसके प्रोसीजर में कैसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है सबके, और उन सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बस आज हम लोग क्या करेंगे ना, उन कंट्रोवर्सीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज थी मेनली। ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, बस थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में लेने वाले हैं। तो जो पहली हमारी कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी हमारी कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो पहली हमारी कंट्रोवर्सी यहाँ पर थी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमने देखा था पहले कि कैसे फर्स्ट ईयर जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस किया गया था। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कैसे जो हमारा फिर यहाँ पर सेकंड और थर्ड यहाँ पर हमारे 5 ईयर प्लान्स आते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। तो दोनों ही कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि जब एग्रीकल्चर पर ज़्यादा हम लोग करेंगे तो जो कैपिटलिस्ट ग्रुप होगा, जो हमारा ज़्यादा हमारा लीनियंट होगा फॉर द इंडस्ट्रीज, या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा चाह रहा होगा ग्रुप, उनको लगेगा कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा स्पेंड हो रहा है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा होगा तो सेम लगेगा। तो सोशलिस्ट नेचर के होंगे हमारे लीडर्स, उनको लगेगा कि नहीं, हम लोग कम फोकस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये मेन यहाँ पर एक हमारा जो हमारा आप कह सकते हो कि इसका पूरा एक क्रक्स है, इसका पूरा एग्जिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जेसी कुमारप्पा जैसे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अभी ऑल्टरनेटिव कैसा चाहिए होगा? देखिए, ब्लॉक्स दो हमारे डिवाइड हो चुके थे। एक एग्रीकल्चर वाला जो सोशलिस्ट ब्लॉक था हमारा, और एक इंडस्ट्री वाला जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। तो अभी कहीं ना कहीं इनके बीच में कॉन्सिलिएशन होना चाहिए। एक मिड पाथ है जिसे हम लोग मध्यम मार्ग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश की गई थी इनके थ्रू। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि आप लोग रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कीजिए। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे गांव के लेवल पर हम लोग यहाँ पर स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब ये गांव के लेवल पर स्मॉल इंडस्ट्रीज जाएंगी, या एमएसएमई इनको बोलते हैं हम लोग, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं हमारे जो। इससे क्या होगा कि जो छोटे कैपिटल वाले लोग भी हैं, इट मीन्स ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का, थोड़ा सा पैसा है, उनको अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि गांव की इकोनॉमी भी वर्क करेगी, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा। तो जो जो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जो हमारा डाउन टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंट था, कहीं न कहीं उसे भी इससे हेल्प मिलेगी। तो ये एक मिड पाथ निकालने की कोशिश की गई थी। बट सभी लीडर्स तो ऐसे मिड पाथ नहीं ढूँढ रहे होंगे। सबको अपना-अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर सबका एजेंडा था। तो ऐसे ही एक लीडर थे यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी। ये क्या है, ये उस समय कांग्रेस लीडर थे। और इनका कहना क्या था? इनका कहना ये था, जो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान्स हमारे आए हैं, इन पे क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज़ पर अपने जो जो फंडामेंटल हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक डैम्स हो गए, इन पर हमने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने कहीं न कहीं एग्रीकल्चर को अपने इग्नोर कर दिया। ये इनका आर्गुमेंट था, ये इनका एलिगेशन था कि हमने अपने एग्रीकल्चर पे थोड़ा कम फोकस किया, और वो बात सही भी थी, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना कैपिटल नहीं था कि हम लोग सभी अपने सेक्टर्स पर इक्वली फोकस कर पाएँ, बट हमने अपना बैलेंस क्रिएट किया। ठीक है? क्योंकि ऑल टुगेदर क्या है, एग्रीकल्चर के थ्रू ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ भी ज़रूरी हैं। तो इनका कहना ये था कि हमने कहीं न कहीं अर्बन क्लास को खुश करने के लिए, या फिर अर्बन क्लास की नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्शन है, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमने यहाँ पर फार्मर्स के हक को मारा है। इसका मतलब ये है कि जो राइट, जो मनी फार्मर्स के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए था, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है? वैसे ही यहाँ पर क्या था, कुछ यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएँगे इनके अगेंस्ट कि
काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होगा? काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल सा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू ही आप जॉब्स थोड़ी नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना ही होगा, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के थ्रू आप जॉब्स क्रिएट करोगे। जॉब्स कैसी आएँगी? व्हाइट कॉलर जॉब्स भी आएँगी, ठीक है? ब्लू कॉलर जॉब्स भी आएँगी। व्हाइट कॉलर जॉब्स मतलब जो टेबल की जॉब्स होती हैं, जो ऑफ़िस की जॉब्स होती हैं। ब्लू कॉलर वो जॉब्स मतलब जो आपके लेबरर्स करते हैं ज़्यादातर, वो सारी ब्लू कॉलर जॉब है। तो इससे क्या होता है, जब कोई एक इंडस्ट्री आती है तो वो अपने साथ एक पूरी इकोनॉमिक सेटअप लेकर के आती है। लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है और अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उससे, अपर सेक्शन सोसाइटी मतलब जो ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, जो नॉन स्किल्ड है, दोनों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो साथ ही साथ क्या होता है, वो कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मॉडर्नाइजेशन आता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑल दोज़ थिंग्स टू व्हिच यू आर वेल अवेयर ऑफ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो साइकिल है पॉवर्टी का, कहीं न कहीं इससे बाहर निकलने के लिए, इससे एस्केप भी हमें मिलेगा। तो ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट था और दोनों ही अपनी जगह पर बहुत ही वैलिड थे, ठीक है? साथ ही में क्या आर्ग्यूमेंट्स आए कि इंडिया का जो यहाँ पर प्लानिंग है, वो उसमें एग्रेरियन स्ट्रैटेजी भी है और ये बात सच थी। हमने अपनी लास्ट क्लास में ग्राफ देखा था, उसमें ग्राफ में क्या देखा था कि शेयर जो है एग्रीकल्चरल यहाँ पर जो एक्सपेंस हो रहे थे, जो एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग अपने एक्सपेंसेस कर रहे थे, उनका कम किया गया था, उनको ज़ीरो नहीं किया गया था। इट मीन्स कि हम लोग इस समय भी एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे थे, उस पर हमारा फ़ोकस था, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं कि हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारे पास अपनी क्या है, एग्रेरियन स्ट्रैटेजी भी थी उस समय। वो स्ट्रैटेजी क्या थी, वो ज़रा फंडामेंटल टाइप की थी। वहाँ पर क्या था, हमने लैंड रिफॉर्म पर फ़ोकस किया कि कैसे जो लैंड होल्डिंग्स हैं, वो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको आप लोग उनसे लेकर के, जिनके पास नहीं है, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होगा अमंग दी पुअर इन दी विलेजेस। कम्युनिटी डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया और हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मतलब हमने कैनाल्स बनाए, डैम्स बनाए, ठीक है? तो ये सब भी कहीं न कहीं क्या, एग्रीकल्चर को ही तो फ़ायदा कर रहे हैं, है ना? तो ये एक इसका आर्गुमेंट था। तो वो हमारी क्या थी, डिबेट थी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री की और हमने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लिया। अब अगली जो हमारी डिबेट निकल कर के आती है, वो आती है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहे थे, ठीक है? अब तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आगे कौन लेकर के जाएगा? ये कैपिटलिज्म का प्रोसेस आगे कैसे लेकर के जाएगा? इसको बैलेंस करना भी खुद में क्या है, बहुत ही टेढ़ी खीर थी। अब यहाँ पर देखिए, ये फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी। अब ये कैसे बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, इट मीन्स जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, इट मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक होता है और प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई भी एक प्राइवेट बॉडी का स्टेक होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक प्राइवेट सेक्टर की बॉडी है और यहाँ पर जो हमारी बीपीसीएल हो गई या फिर एचपीसीएल हो गई, ठीक है? ये सारी क्या है, ये हमारी पब्लिक सेक्टर की बॉडीज हैं। आई होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट का स्टेक होता है और गवर्नमेंट की यहाँ पर अथॉरिटी होती है, इट मीन्स गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी एक प्राइवेट बॉडी डिसीजन मेकिंग करेगी। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर होगा और गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी, तो वो कहीं न कहीं प्रॉफिट मोटिव पर उतना फोकस नहीं करेगी। इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, साथ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए आपकी कंट्री के अंदर। इट मीन्स ये प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए सिर्फ वर्क नहीं करेगी, ये कम्युनिटी और सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख कर के वर्क करेगी। बट ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्रॉफिट मोटिव पर ज़्यादा वर्क करेंगे। ऑफ कोर्स जब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज लाएगा तो उससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट तो होगा ही, ठीक है? बट ये बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आई होप सो आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। तो उस समय हमें पता है, जब इंडिपेंडेंस मिली तो कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स थे, यूएस का एंड यूएसएसआर का। यूएस का ब्लॉक कैपिटलिस्ट एंड यूएसएसआर का ब्लॉक सोशलिस्ट मॉडल पर। तो अब हमारे सामने ऑप्शन आया कि हम कैपिटलिस्ट मॉडल को चूज़ करेंगे या फिर सोशलिस्ट मॉडल को चूज़ करेंगे। इंडिया ने क्या किया, हमने दोनों को ही नेगेट कर दिया। हमने यहाँ पर ट्राई किया मिक्स्ड इकोनॉमी को। हमने क्या ट्राई किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? हमने दोनों ही कैपिटलिज्म से सोशलिज्म, दोनों के ही मॉडल से यहाँ पर अडॉप्ट किया, जो हमें हमारी कंट्री के नीड के हिसाब से सुटेबल लगी। कैसे? हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऑप्ट किया कि जो की इंडस्ट्रीज हैं,
इट मीन्स की इंडस्ट्रीज कैसी, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगी, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री को क्रिएट करेगी, उनमें हमने बोला स्टेट कंट्रोल रहेगा। इससे क्या होगा, स्टेट जब कंट्रोल करेगा चीज़ों को तो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। स्टेट के पास कैपिटल ज़्यादा होता है, स्टेट के पास पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्टेट क्या है, उन की इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप कर सकता है। साथ ही हमने कुछ ऐसी सेक्टर्स जैसे ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्या है, वर्क कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर कैपेबल था, वहाँ पर हमने उसे ओपन रखा प्राइवेट सेक्टर के लिए। इट मीन्स हमने यहाँ पर सोशलिस्ट मॉडल से यहाँ पर ये अडॉप्ट किया कि स्टेट कंट्रोल्ड की इंडस्ट्रीज होंगी। कैपिटलिस्ट मॉडल से हमने अडॉप्ट किया कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स पोटेंशियल था जिन जहाँ पर, वहाँ पर उन्हें हम लोग खुली छूट देंगे, वो लोग अपने हिसाब से वर्क करेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा छूट ना देने के पीछे कारण ये भी था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारा उस समय डेवलप्ड नहीं था इतना, ठीक है, क्योंकि उसके पहले ब्रिटिशर्स थे, तो वहाँ पर आपको पता था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी कंपनीज़ को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करवाते थे, उनको वहाँ पर ज़्यादा प्रिविलेज देते थे। इंडियन कंपनीज़ को वहाँ पर ग्रोथ का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो वो डेवलप नहीं हो पाई। तो इंडियन कंपनीज़ के पास इतना कैपिटल भी नहीं था कि बाहर से वो रिसर्च करवा के जो रिसर्च मटेरियल है उसको यहाँ पर लाएँ और उसे वर्क कराएँ। तो ये सारी उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स थे, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए मिक्स्ड मॉडल को एडॉप्ट किया। अब इससे हुआ क्या, ये जो पूरा हमने स्टोरी पढ़ी ना पूरे चैप्टर में, 5 ईयर डेवलपमेंट्स या 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे क्या निकल कर के आया? ठीक है, ये सारी डिबेट हमने पढ़ ली, बट इससे हमें अचीव क्या हुआ? तो अचीव क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या फोकस कर रहे थे? पॉवर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ये सब क्या है? ये सब किसी भी कंट्री की फाउंडेशंस को शो करता है। फाउंडेशन मतलब किसी भी कंट्री के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इस पूरे दौर में ही हमें देखने को मिलेगा कि जो इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी फाउंडेशंस रखी जाएंगी, ठीक है। जब आप स्टार्ट करते हो अपनी एजुकेशन को, ठीक है, सिंस नर्सरी, आप क्या करते हो, आपको एजुकेट किया जाता है, आपका अपब्रिंगिंग होती है और आपकी फाउंडेशंस को डेवलप किया जाता है। आप कितनी अच्छी जगह पढ़ रहे हो, कितना आपको अच्छी फैकल्टी मिल रही है, ये डिसाइड करेगी कि आपकी फ्यूचर इकोनॉमिक या फ्यूचर आपकी ग्रोथ कैसी होगी। ऐसे ही कंट्री हमारी क्या थी, न्यू बॉर्न थी, तो उसके फंडामेंटल्स पे उस समय वर्क किया जा रहा था, ठीक है। तो उस समय कैसे वर्क किया गया होगा, किसी भी कंट्री के फंडामेंटल्स क्या हो सकते हैं, उस कंट्री के रोड्स, उस कंट्री की इंडस्ट्रीज, ठीक है, उस कंट्री के डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, किसी भी कंट्री के फंडामेंटल्स होते हैं। उसकी डिफेंस यूनिट्स, ठीक है, वो अपनी कंट्री के डिफेंस कैसे कर रहा है। तो हमने क्या वर्क किया, हमने इस दौरान पे अपनी डिफेंस यूनिट्स पर वर्क किया, अपनी ऑयल रिफाइनरीज पे वर्क किया, जो स्टील इंडस्ट्रीज थी हमारी, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज थी, हमारे जो डैम्स थे, हमारी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थी, इन सभी पर हमने वर्क किया। और साथ ही साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इट मीन्स जो हमारी रेलवेज थी उनको हम और आगे लेकर के गए, जो हमारी रोड्स नहीं बनी थी वहाँ हमने रोड्स बनाई, जो कम अच्छी थी उन्हें और हमने बेटर किया। कम्युनिकेशन लाइंस को हमने सब्सटेंशियली इम्प्रूव किया, साथ ही उसे अपने अकॉर्डिंग बनाया। ब्रिटिशर्स ने उसे बनाया था इस अकॉर्डिंग जिससे उन्हें फ़ायदा हो, ठीक है। बट इसे हमने क्या किया, जो हमारी पब्लिक है उसको कैसे हम लोग प्रॉफिट दे सकें, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फाउंडेशंस पर वर्क किया। सेकंड आउटकम क्या देखने को मिला? सेकंड आउटकम हमने पहले ही पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स पे हमने वर्क किया। अब लैंड रिफॉर्म क्या होता है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, कि कैसे हमारी कंट्री में कॉलोनियल सिस्टम के टाइम पर ज़मींदारी व्यवस्था थी, जहाँ पर क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द लैंड क्या है, बहुत ही छोटे अमाउंट में, सपोज दैट 5% पॉपुलेशन के पास 99% ऑफ द यहाँ पे लैंड है, ठीक है, और 95% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सिर्फ यहाँ पर 1%। तो ये क्या दिखाता है, स्टार्क डिफरेंस, स्टार्क इकोनॉमिक डिफरेंस दिखाता है आपको। तो हमें क्या यहाँ पर किया, हमने ये किया कि जिनके पास, हमने एक लिमिट लगा दी, एक सीलिंग लगा दी। सपोज दैट फॉर एग्जांपल किसी के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, अगर होगी तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी और किसी दूसरे फार्मर को या किसी लैंडलेस फार्मर को उसे दे देगी, ताकि उसका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। साथ ही हमने और क्या किया लैंड रिफॉर्म में, सपोज दैट हमारे पास ये एक ट्रैक है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक ट्रैक है, ये है हमारा इतना बड़ा। अब इसमें आप ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हो इज़िली, इसमें आप फार्मिंग कर सकते हो।
बट अगर आपके पास छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, सपोज दैट एक आदमी उसको छोटे छोटे ट्रैक्स हैं और ये अलग अलग जगह है, सपोज दैट ये सारे ट्रैक्स इसके क्या हैं, ये फील्ड्स जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ये क्या है, ये सबसे 2-2 किलोमीटर दूर हैं। तो अब इसमें क्या है, हम इतनी एफिशिएंटली अब उस फार्मर के लिए इतना एफिशिएंट नहीं होगा कि वो यहाँ भी ध्यान दे, यहाँ भी ध्यान दे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने वहाँ से पॉलिसीज अपनी बनाई ऐसी कि एक जगह पर उसे एक्सचेंज कर ले अपनी ये लैंड, ठीक है। इट मीन सपोज दैट इसके बगल में भी और लैंड्स होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको बोला स्पेसिफिक एक पर्सन को कि एक काम करिए, आप अपनी ये लैंड्स छोड़ दीजिए 3, ठीक है, और जितनी ये लैंड है इतनी लैंड आपको मैं इसके बगल में दे दूंगा। इससे क्या होगा, अब आपका ये छोटा छोटा जो लैंड था ये पूरा एक बड़ा ट्रैक हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको अब सिर्फ इस एक ट्रैक पे फोकस करना है। अब ये बड़ा सा ट्रैक हो गया जिसमें आप ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो और सारी चीजें यूज कर सकते हो। इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म के अंदर दो चीजें आई, पहली तो सीलिंग लगाई हमने और सबको रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया, दूसरा क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, जो प्रोसेस हमने ये यहाँ पर देखा, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका सबसे रहा, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन ना सिर्फ कहने को तो सिर्फ हमारी कंट्री की फूड की नीड्स को ये यहाँ पर ही फुलफिल करता है, बट इसकी वजह से जो हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, जो सोसाइटल रेवोल्यूशन आया, वो अनमैचेबल था। इसने देखिए क्या किया, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, तो हमारे यहाँ क्या था, फूड क्राइसिस। तो हम लोग क्या थे, डिपेंडेंट थे यूएसए जैसी कंट्रीज़ के ऊपर। ये लोग हमें क्या करते थे, हमारी नीड्स को फुलफिल करते थे। तो एट लास्ट यूएसए से हमने हेल्प मांगी कि आप लोग हमारे फंडामेंटल्स को वर्क करने के लिए हेल्प करिए, ठीक है। तो यूएसए ने बोला फॉर श्योर हम करेंगे आपको, बट आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर वर्क करना पड़ेगा, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसा चेंज होगा, तो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज ऐसा लाया गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर कुछ एरियाज में फार्मर्स को सपोर्ट करेगी। कैसे सपोर्ट करेगी, ये सपोर्ट करेगी इनको एक इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके दे, मतलब कैनाल दें, आप उनको कैनाल सिस्टम बना करके दें, उनको और रिसोर्सेज दें। ये रिसोर्सेज कैसे होंगे, ये होंगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन, हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। अब ये सीड्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, आई होप सो आप लोग इतना तो जान ही रहे होगे। इसमें एक टर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको पता होंगी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का मतलब ये है, सपोज दैट पहले आप 1 kg सीड आप यूज़ करते थे एक फील्ड में, और आपको 1 टन यहाँ से राइस मिलता था। बट ये क्या होगा, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होंगे ना, ये मॉडिफाइड सीड्स होंगे। ये क्या करेंगे, 1 kg सीड डालने पे ये जो 1 टन राइस का प्रोडक्शन हो रहा था, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 टन में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक फील्ड में ही आप पहले 1 टन क्रिएट कर रहे थे, अब आप 10 टन ऑफ राइस प्रोडक्शन कर रहे हो, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे फार्मर्स थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, उनके पास सरप्लस आएगा। ये सरप्लस आएगा तो इससे क्या होगा, कंट्री की नीड जो है हमारी वो तो फुलफिल होगी ही, साथ में अब इन फार्मर्स के पास इस सरप्लस को ट्रेड करने का ऑप्शन भी होगा। तो ट्रेड करेंगे मतलब, तो उससे उनको पैसा मिलेगा, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग होगी। देखिए इसमें भी क्या हुआ, अब इसमें स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज को चूज किया जो बहुत गरीब लोग थे उनके लिए। बट अब उनके पास क्या प्रॉब्लम आई, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को खरीद सकें सब्सिडाइज प्राइसेस पर भी, वो ट्रैक्टर्स को खरीद सकें सब्सिडाइज प्राइसेस पर भी। तो एट लास्ट गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि अब वो ऐसे एरियाज पर फोकस करेंगे जहाँ के फार्मर्स जो हैं वो थोड़े वेल ऑफ हों। वो कौन से एरियाज थे, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी का एरिया। यहाँ पर इकोनॉमिक वेलबींग कंपेरेटिवली ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन फार्मर्स ने अडॉप्ट किया इस पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी पर्क्स थे इसको, और इससे क्या हुआ, इनकी इकोनॉमिक वेलबींग हुई। अब इससे पॉजिटिव तो ये हुआ कि हमारे पास फूड सरप्लस आ गया, सारा कुछ हो गया। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि इससे एग्रीकल्चरल इनकी तो प्रॉस्परस हो गए, बट जो दूसरे एरियाज थे जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुंच पाया, वो बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह गए, और ये प्रॉब्लम आपको आज तक दिखाई देती नजर आएगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या,
जो रिच पीजेंट्स थे जिनके पास पैसा था, जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे, उनका ही यहाँ पर ज़्यादा फायदा हुआ, जो कि पहले से ही ज़्यादा बेटर पोजीशन पर थे। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई कुछ बुराई। तो ये चीज़ थी। अब इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ना हुआ क्या, इसके दो इफेक्ट्स देखने को हमें मिले। क्या देखने को मिले हमें? दो इफेक्ट्स। ये देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यहाँ पर क्यूरियस केसेस है। पहला तो हमने देखा क्या, स्टार कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि कुछ हमारे यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स, कुछ फार्मर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए और कुछ लोग यहाँ पर हमारे उतने अच्छे नहीं हो पाए। तो जहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स या जो एरियाज हमारे उतने अच्छे या उतने डेवलप नहीं कर पाए, वहाँ पर एक स्कोप क्रिएट हुआ लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन कर सकें और पुअर पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें फॉर दी मास स्ट्रगल। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है, कैसे वो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक स्कोप क्रिएट कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे ऐसे एरियाज जो एग्रीकल्चरली वेल ऑफ नहीं थे, वहां पर आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कम्युनिज्म का ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, चाहे वो आपके वहाँ पर बंगाल हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ या उड़ीसा ऐसे एरियाज रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे डिफरेंट चीज़ें, इकोनॉमी हो या सोसाइटी, इफेक्ट कर रही है पॉलिटी को। ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आप इसको सेक्लूजन में नहीं पढ़ सकते हो, आपको सबको लिंक करना पड़ेगा। और जैसे ही आप चीज़ों को लिंक करोगे, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, खुद ही समझ में आएंगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये भी देखने को मिलेगा हमें, ये जो वेस्टर्न यूपी के आपको एरियाज है ना, वेस्टर्न यूपी के एरिया जो यहाँ पर पंजाब या हरियाणा का एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो क्लास इससे बेनिफिट हुई थी ना, ये जो यहाँ पर क्लासेस थी, ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, यहाँ पर जिन्हें बेनिफिट मिला था, इट मीन्स इनका यहाँ पर इकोनॉमिक वेलबींग हुआ था। अब इनकी इकोनॉमिक वेलबींग ना इनकी एस्पिरेशंस में कन्वर्ट होंगी और ये क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको फिर क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर 20-30 ईयर्स आपको यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, इन एरिया से ही ओरिजिनेट होगा। आपको कुछ ऐसी पार्टीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि बैकवर्ड के लीडर्स, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लीडर्स होंगे, वो चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर दूसरे स्टेट्स में रहे हों, ये कास्ट्स क्या हुई, बेनिफिट इन्हें मिला इस चीज़ का। ठीक है, और इस एरिया में इन्हें बेनिफिट मिला क्योंकि इनको ग्रीन रेवोल्यूशन मिला। इसीलिए जब ये इकोनॉमिक वेलबींग इनकी आई, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ में पावर आई और इन्हें फिर क्या हुआ, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने का मौका मिला मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री को। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी कंट्री की पॉलिटी को कैसे अफेक्ट किया। इसीलिए हम लोग इसको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फंडामेंटल्स, हमने देख लिया कैसे चेंज हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। तो ये ऑल तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ इतना बताता है कि हम लोग अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि इस टाइम पर 1960s के टाइम पर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट ने बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्न्स लिए, कैसे लिए हमने देख लिया। ठीक है, बट उसके बाद क्या देखने को मिलता है, नेहरू जी की डेथ हो जाती है। अब नेहरू जी की डेथ के साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस सिस्टम है ना, कांग्रेस सिस्टम मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की मेजोरिटी, इसको डिफिकल्टी आई। इट मीन्स कांग्रेस की जो यहाँ पर पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती है। इससे क्या देखने को मिलेगा कि आफ्टर 1967 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जब इंदिरा गांधी का राइज होगा तो वो उस पॉपुलैरिटी को ऊपर ले जाना चाहेंगी। ठीक है, नेहरू जी की देखिए फिर से एक बार ट्रेस करते हैं, नेहरू जी की डेथ होती है, उसकी वजह से कांग्रेस सिस्टम को डिफिकल्टी आती है, मतलब स्टेट्स के लेवल पर कांग्रेस की मेजोरिटी लूज होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर आती हैं इंदिरा गांधी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी एक फैक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ काफी स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले थे। वो क्या क्या थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला क्या, प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा लिमिटेशन लगाई गई ताकि जो स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ सके और जो यहाँ पर जॉब क्रिएशन का प्रोसेस है उसे हम लोग बूस्ट दे सकें। साथ ही क्या किया गया,
यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इसका मतलब क्या है कि जो बैंक्स प्राइवेट पर्सन चला रहे थे उनको यहाँ पर क्या किया गया, बोला गया कि आप इसे छोड़ दो और ये गवर्नमेंट को दे दो। क्यों किया गया? देखिए हो क्या रहा था, बैंक जो होते हैं किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, ये लोन देते हैं। और अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा तो क्या होगा, ये लोग खुद ही अपने आप को लोन देंगे, अपने रिलेटिव्स को लोन देंगे और उन्हीं की इकोनॉमिक वेलबींग होगी। ठीक है। और साथ ही हमने क्या देखा कि ये अगर फार्मर्स को लोन नहीं देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे यहाँ पर गांव के लेंडर के पास। वो क्या करेंगे, इनसे हाई टैक्स चार्ज करेंगे और फिर आपको ये पूरा प्रॉब्लम जो फार्मर्स का सुसाइड का है देखने को मिलेगा। तो ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने के पीछे। और साथ में इंदिरा गांधी लेकर के आती है एक नारा जो बोलता है क्या, गरीबी हटाओ। इसका मतलब क्या था, ये फोकस कर रही थी कैसे कंट्री की पॉवर्टी को हटाया जा सके थ्रू प्रो पुअर प्रोग्राम्स। और इन सभी प्रोग्राम्स को अगर आप कंक्लूड करोगे, इनके आइडिया को ध्यान दोगे तो ये बेस्ड थी सोशलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें देखने को फिर आगे क्या मिलता है कि इकोनॉमिक लेड डेवलपमेंट होता है। बट ये स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर ईयर्स में वर्क नहीं करता है। 1992 के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा फिर ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं कंट्री में हमारे, और चीज़ें काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर को अगेन यहाँ पर ओपन किया जाता है। ठीक है। तो ये सब विद द टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं और ये टाइम के साथ चेंज होनी ज़रूरी भी है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। आई होप सो इस चैप्टर की एक एक बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेरीज। तो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके। आप लोग को लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड ट्राई टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। So this was it for the lecture. Bye bye.